दोस्तों तकरीबन 1.5 दशक पहले एक फिल्म आई थी, दिल्ली बेली। और उस फिल्म का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, भाग भाग डीके बोस, आंधी आई। लेकिन आज की तारीख में भारतीय राजनीति में आखिर वो कौन सा डीके बोस है जिस डीके से भागने की नौबत आ रही है? डीके नहीं भाग रहा, डीके की वजह से पूरे सिस्टम में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर बड़ी शिद्दत के साथ सिस्टम पर कब्जा करते हुए, सत्ता की ताकत का एहसास कराते हुए जिस ढंग से तमाम बड़े राज्यों में बड़े बड़े छत्रपों को कुचल दिया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, मौजूदा दौर में आखिर ये कौन सा डीके है जिस डीके ने दिल्ली दरबार की नींद हराम कर रखी है, गुजरात लॉबी की नींद हराम कर रखी है, और तो और जिस सिस्टम के सहारे ममता बनर्जी के चुनाव को पलटा गया, उस सिस्टम की भी नींद हराम कर रखी है। और इस ढंग से हराम कर रखी है क्योंकि जो बातें बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही थी, वो बात अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ कर्नाटक तक का नहीं है। बीजेपी को यह बखूबी पता है कि अगर इस आदमी ने 2028 में कर्नाटक जीत लिया तो तय मानिए कि 2029 में हिंदी भाषी भारत में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पूरी कमान इस आदमी के हाथ में होगी। यह कांग्रेस पार्टी के अंदर मोदी और शाह इन दोनों से ज्यादा ताकतवर भूमिका में नजर आ सकता है। डर दूसरा है। डर एक ऐसे व्यक्ति की क्षमता का है जिसकी क्षमता के आगे सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार ने जिस प्रकार से कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की और जिस तरह से राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी और एनडीए के अंदर से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईडी के दौर में, मोदी की ईडी के दौर में, मोदी के सिस्टम के दौर में भला इस तरह की कोई दूसरी चीज कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? देखने को इसलिए मिला क्योंकि आज की तारीख में कोई जहां मोदी के सिस्टम से टकराना नहीं चाहता था, वहां डीके ने आंख में आंख मिलाकर बातें की। आज कर्नाटक से 2 खबरें आई है। सबसे पहले मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान देखिए। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कर्नाटक में वोटर लिस्ट के रिवीजन वाली प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक करे, क्योंकि कर्नाटक में बीएलओ पर दबाव डाले जा रहे हैं। कर्नाटक में जो यूपी बिहार के मजदूर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या प्रहलाद जोशी इस बात को भूल गए कि यही आरोप तो ममता बनर्जी लगा रही थी? और जब ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी, काले कोर्ट में खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही थी, उस दरमियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये बात कह रहा था कि कोई नहीं, इस बार नहीं अगली बार वोट डाल लेंगे। इस बार अगर नाम छूट जाता है, इस बार अगर एडजुडिकेशन के नाम पर नाम रह जाता है, वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाती है, तो अगली बार वोट डाल लेंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का और सुप्रीम कोर्ट के जिस भावना का पालन बंगाल में हुआ, उस भावना का पालन कर्नाटक में यदि हो, या कर्नाटक के बाद पूरे देश में यदि हो, या कांग्रेस पार्टी के हाथ में जो जो राज्य हैं, इंडिया गठबंधन के हाथ में जो जो राज्य होंगे, वहां यदि इसका पालन हो तो भला इसमें बुराई क्या है? लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। मामला सिर्फ बीजेपी तक नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एसआईआर के प्रोसेस को तत्काल रोक दिया जाए कर्नाटक के अंदर। ये हालत हो गई है डीके की वजह से। पूरा सिस्टम डरा हुआ है कि आखिर डीके जिनके पास संसाधन है, जो ईडी से नहीं डरे, जेल काटी, तब भी मोदी शाह के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं हुए, उस दौर में तैयार नहीं हुए जिस दौर में ईडी का प्रेम पत्र पाकर बहुत सारे लोग भाजपाई हो गए, बहुत सारे लोग भाजपा में जाकर मुख्यमंत्री और मंत्री भी बन गए, एनडीए का हिस्सा हो गए, गुवाहाटी मॉडल के तहत महाराष्ट्र की सरकार बदल दी गई। उस दौर में ईडी ने जेल काट ली। ईडी की वजह से डीके शिव कुमार ने जेल काट ली, लेकिन जेल काटने के बावजूद समझौता नहीं किया। सोनिया गांधी के प्रति उनका जो आदर है वो उसी तरह बना रहा, तब भी बना रहा जब कर्नाटक में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और अंततः देर आए दुरुस्त आए, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए। और डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद न सिर्फ कर्नाटक में
बल्कि पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खलबली मची हुई है, उस खलबली का कारण डीके के मैनेजमेंट क्षमता का अमित शाह के ऊपर 21 साबित होना भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बिना सीबीआई के, बिना ईडी के जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही है, खुद अभी कुछ रोज पहले चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे उनकी प्रशंसा में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी के सिस्टम के पास डीके शिव कुमार की कोई काट दिखाई नहीं दे रही। लेकिन डीके के सामने एक चैलेंज है। डीके के सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि 2028 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव उन्हें हर हाल में जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार को ममता बनर्जी की तरह से चाहे कोई भी जायज नाजायज कोई भी प्रक्रिया अपनानी पड़े, वो अपना करके कर्नाटक में डीके शिव कुमार के हाथ से सत्ता छीनी जाए। वरना डीके शिव कुमार ने सत्ता रिटेन कर ली तो तय मानिए कि लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक की कमान डीके शिव कुमार किसी व्यक्ति को, किसी उप मुख्यमंत्री या किसी को टेम्पररी तौर पर दे करके पूरा फोकस उत्तर भारत पर लगाएंगे। बिहार और पूर्वांचल के कई इलाकों के तो वो गांव गांव घूम चुके हैं, खुद मेरे गांव घूम चुके हैं। तो जहां तक डीके की स्थिति है, जहां तक डीके की भूमिका है और जहां तक विपक्ष के पास जो पिछले 10-12 सालों से जो समस्या है, क्या उन समस्याओं का इलाज अब डीके शिव कुमार के रूप में मिल गया है? क्योंकि आजकल चुनाव बदल गया है दोस्तों। चुनाव तंत्र बिल्कुल लोकतंत्र की मूल भावना से कई बार अलग दिखाई देता है और चुनाव तंत्र में मौजूदा दौर के बदले हुए परिवेश के, सोशल मीडिया के दौर के, संसाधन और संस्थाओं को मैनेज करने वाले दौर में चुनाव प्रबंधन एक ऐसी कला हो गई है जिस कला में कभी नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर की जरूरत थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद प्रशांत किशोर वाली भूमिका भी अमित शाह ने ले ली। अमित शाह वाली भूमिका भी अमित शाह के पास है। भाजपा अध्यक्ष वाली भूमिका भी अप्रत्यक्ष तौर पर एक तरह से अमित शाह के पास ही बताई जाती है। और चुनाव प्रबंधन के लिए जिस तरह के साम दाम दंड भेद की जरूरत पड़ती है, वो भी एनडीए के पास कहा जाता है कि अमित शाह के पास है। लेकिन उनके पास और कुछ भी है, सत्ता है। और जब सत्ता है, दिल्ली की सत्ता है, तो उनके हाथ में ईडी है, उनके हाथ में इनकम टैक्स है, उनके हाथ में सीबीआई है। डीके शिव कुमार के पास इनमें से कोई एजेंसी नहीं है, तब भी वो बीजेपी के अंदर क्रॉस वोटिंग करा रहे हैं। ये मोदी शाह के दौर में हो रहा है। यह उस दौर में हो रहा है जहां 56 इंच की छाती के बूते इस देश के वोटर को पहले भरमाया गया और बाद में वो डराने की हद तक माहौल तक बनाया गया। लेकिन डीके जब डरने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि संसाधन के लिए जो कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष तरस रहा था, डीके के रहते हुए क्या कोई संसाधन की कमी होनी है? महाराष्ट्र की सत्ता, जहां से संसाधनों का उसकी बहुत बड़ी खेप अलग अलग राजनीतिक दलों को, हर दल के पास पहुंचती रहती है, वहां अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ताकत सीमित हो गई। लेकिन इस देश में दक्षिण भारत चूंकि ग्रोथ इंजन बना हुआ है और दक्षिण भारत के किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। 5 राज्यों में से 3 मुख्यमंत्री सीधे कांग्रेस के हैं, 1 मुख्यमंत्री कांग्रेस समर्थित टीवीके के हैं। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और 1 मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कब किसके साथ है, यह उनके अलावा शायद भगवान को भी नहीं पता होगा कि वो किसके साथ है। अगले चुनाव में वो किसके साथ रहेंगे, ये चंद्रबाबू नायडू के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इसी परिवेश में, इसी माहौल में जरा उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की स्थिति को देखें, करीब करीब पूरा पूर्वोत्तर बीजेपी के पास, पूरा पूर्वी भारत झारखंड के अपवाद को छोड़ दे तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल बीजेपी के पास, पूरा मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये बीजेपी के पास। पश्चिमी भारत की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा बीजेपी के पास। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर अपवाद दिखते हैं, वो भी बीजेपी के पास।
हिमाचल प्रदेश भले ही कांग्रेस के पास है, लेकिन चारों की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए जीत रही है। और जब कांग्रेस जहां सत्ता में होती है वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो आज के इलेक्शन मैनेजमेंट के दौर में इसका सीधा मतलब है कि या तो कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती है, या फिर कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती के साथ साथ संसाधनों की खेप भी कैंडिडेट तक नहीं पहुंच रही है। इसी विधा में कांग्रेस पार्टी मात खा रही है। इसी विधा में गोदी मीडिया के सहारे नैरेटिव सेट कर पूरे चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम जायज नाजायज कामों को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। और इसी विधा की वजह से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में सिस्टम से लेकर सत्ता तक इस प्रकार हावी दिखाई देती है, जहां कई लोग ये मानकर बैठे हुए हैं कि अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी को 2029 में भी हराना नामुमकिन होगा। लेकिन बीजेपी भी डरी हुई है एक आदमी से, वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अपने इरादे के पक्के हो सकते हैं, राहुल गांधी आलोचना या प्रशंसा इसके पात्र हो सकते हैं, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और बड़ी बातें कर सकते हैं। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के साथ कहीं ना कहीं जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें जहां नीतियों में क्रियान्वयन में बदलने की बात आती है, तो जो सबसे पहली शर्त है वो शर्त है सत्ता नाम केवलम। हर हालत में सत्ता आपके पास आनी चाहिए। तो वो सत्ता दिलाने वाली शख्सियत का नाम कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार पर जाकर खत्म होता हुआ नजर आता। कांग्रेस पार्टी में पहले भी मैनेजमेंट संभालने वाले लोग थे, अहमद पटेल, अहमद भाई के नाम से पॉपुलर। लेकिन उस दौर में इलेक्शन मैनेजमेंट का तरीका दूसरा था। उस दौर में नैरेटिव सेट करने और संसाधनों की भूमिका और कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति इस हद तक नहीं थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इतना मटेरियल ठेल दिया जाए जिससे लोग भी उल्टी सीधी बात को, झूठी बात को भी कई बार सच मानने पर मजबूर हो जाए। वो जमाना वो नहीं था जब अहमद पटेल या अरुण नेहरू कांग्रेस के लिए मैनेजमेंट करते थे, या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमोद महाजन जैसे लोग मैनेजमेंट की भूमिका निभाते थे। आज की तारीख में मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है टारगेटेड वोटर तक पहुंचना, टारगेटेड बूथ का मैनेजमेंट करना, और इन सब से ज्यादा सिस्टम के अंदर कोई खेल ना हो, कोई चिप कहीं जाकर के कोई खेल ना कर दे तो उस तथाकथित चिप का इलाज भी ढूंढना। और इन सारी समस्याओं के लिए, इन सारी समस्याओं से जब कांग्रेस पार्टी जूझ रही थी, पूरा विपक्ष जूझ रहा था, तब कहीं ना कहीं एक उम्मीद कर्नाटक से दिखाई दी। एक ऐसी उम्मीद जिसकी कांग्रेस को बड़ी शिद्दत से तलाश थी, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कर्नाटक का चुनाव जो अभी 2 साल बाद होने वाला है, लगभग पौने 2 साल बाद, वो चुनाव डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके तमाम नेटवर्क अपनी जगह है, वो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। वो डीएमके, एआईएडीएमके और थलपति विजय तीनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रख सकते हैं। वो देवेगौड़ा की पार्टी का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं और कर्नाटक की भाजपा को भी कांग्रेस की बी टीम की तरह तैयार करके रख सकते हैं। जैसे एक जमाने में गुजरात की कांग्रेस काफी हद तक नरेंद्र मोदी की बी टीम की तरह व्यवहार करती हुई दिखाई दे रही थी। खुद राहुल गांधी को जाके अहमदाबाद में कहना पड़ा कि जो यहाँ भाजपा के फ्रेंड्स हैं, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं, इनसे निजात पानी जरूरी है। वो स्थिति आने वाले वक्त में कर्नाटक में बन रही है कि बेंगलोर में जाकर कोई भाजपा का नेता ये कहता हुआ न पाया जाए कि पार्टी में जो भी डीके के लोग हैं वो अभी से संभल जाए या पार्टी से बाहर चले जाए। ये नौबत, इतना बड़ा बदलाव कोई एक व्यक्ति ला रहा है तो वो सिर्फ रातों रात एक दिन में क्रिएट किया हुआ नहीं है। जमीन से उठकर, नीचे से आकर, कार्यकर्ता की भूमिका, बूथ मैनेजमेंट से लेकर विधायक, एमपी, विपक्ष का नेता, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम भूमिकाओं को, और यहां तक कि ईडी के प्रकोप में जेल यात्रा करने के बाद भी जब वो व्यक्ति नहीं टूटा तो सत्ता और सिस्टम तो स्वाभाविक है कि उससे डरेगा ही। और सत्ता और सिस्टम जो कई राज्यों में सत्ता हासिल कर चुका है, दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्य की राजधानियों पर डबल इंजन का लॉक लगाया जा चुका है, उस डबल इंजन को यदि एक व्यक्ति से घबराहट हो रही है
तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चेतावनी की तरह है। चेतावनी ये कि कर्नाटक के अंदर की इन फाइटिंग चुनाव के समय उभर कर ना आए। चेतावनी ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में जितने परजीवी टाइप के लोगों को भर करके रखी हुई है, कहीं राज्यसभा, कहीं विधान परिषद, कहीं संगठन के रास्ते, उन परजीवियों से उन्हें मुक्त होना होगा। परजीवी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर, पार्टी के सिस्टम के अंदर, मनुष्य का शरीर है तो यहां भी परजीवी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को खोखला करते रहते हैं। आज की तारीख में एक बात तो साफ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र में नहीं थी, जब बिहार बंगाल में नहीं थी, जब यूपी में नहीं थी, सिर्फ 3 या 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यही 5 राज्य मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थे। उस दौर में इन 5 राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो 125 लोकसभा सीटें भी नहीं बनती थी। उस दौर में नरेंद्र मोदी ने 282 लोकसभा सीटें जीतने का करिश्मा कर दिखाया था। किसके बूते? नैरेटिव और संसाधन के बूते, माहौल के बूते। तो क्या आज की तारीख में संसाधन और प्रबंधन का काम जो डीके शिव कुमार, स्वाभाविक है कि आगामी लोकसभा चुनाव में देखेंगे, नैरेटिव का काम भी क्या उन्हें ही देखना होगा, या कांग्रेस पार्टी में उस स्तर पर भी कोशिशें चल रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल कर्नाटक से जो आंधी आ रही है, वो आंधी भाग भाग डीके बोस नहीं, परिस्थिति है कि भाग भाग अब आ गया डीके बोस वाली स्थिति हो गई है। अब देखते जाइए कौन भागता है, कैसे चुनाव में माहौल को बनाया जाता है। उन सबसे बड़ा सवाल तो ये दिखाई देता है कि क्या वाकई अभी जो कर्नाटक से बीजेपी नेताओं के बोल निकल रहे हैं कि जिस फॉर्मूले से उन्होंने बंगाल जीता, जिस फॉर्मूले से बिहार जीता, जिस ढंग से वोटर लिस्ट के में से वोटर के नाम काटे गए, एक बड़े पत्रकार का नाम काटा गया, उनका पासपोर्ट तक सस्पेंड हो गया, ये हालत बन गई कि 27 लाख लोगों के नाम बंगाल में सीधे सीधे काट दिए गए। अब वही प्रक्रिया कर्नाटक में दिल्ली का सिस्टम रहते हुए भारी पड़ रही है और डीके शिव कुमार को चुनाव आयोग के पक्ष में बोलना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसे अपना काम करने दीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। किस मुंह से बंगाल में अलग, तमिलनाडु में अलग बोल? क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? पब्लिक है, सब जानती है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।